छत्तीसगडमधल्या पत्रकारांच्या चला बोला. मराठीला अभिजात दर्जा मिळालाय, मात्र जिआर नाही असं आता समोर आलेलं आहे. अनेक वेळा पत्रव्यवहार केलेले दीपक दिसले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याची घोषणा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यांच्यापेक्षा भारतीय जनता पक्षाने केली. निवडणुकीच्या आधी विधानसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आधी आम्ही कसे मराठी भाषेचे तारक आहोत, संरक्षक आहोत, प्रेमी आहोत म्हणून ढोल पिटली मतांसाठी मराठी माणसाच्या. पण प्रत्यक्षात अजूनही त्या संदर्भातला सरकारी आदेश निघाला नाही, निघू शकला नाही. आणि महाराष्ट्राचं सरकार आहे ते सरकार सुद्धा आता त्या बाबतीमध्ये फार वेगानं हालचाली करते असं दिसत नाही. काही मराठी भाषिक, काही संस्था त्या संदर्भात पाठपुरावा करतायत. पण ज्यांनी ही घोषणा केली दिल्लीतून, ट्विटरवर जाहीर केलं प्रधानमंत्र्यांनी, मग इथे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्री यांनी पेढे वाटले, पण प्रत्यक्षात अजून त्या प्रकारचा आदेश निघाला नाही. म्हणजे हा राजकीय जुमला होता का? हा राजकीय जुमला होता का? मराठी भाषेबरोबर अजून काही भाषांना हा दर्जा दिला होता. त्यातल्या काही भाषांच्या संदर्भात जी.आर. निघालाय. मग पाली असेल किंवा अन्य भाषा काही होत्या, त्यांचा जी.आर. निघाल्याची माझी माहिती आहे. त्यांनी पाहावं. पण अद्याप मराठी भाषेसंदर्भातला अध्यादेश अभिजात भाषा म्हणून देण्याची जी घोषणा केली त्या संदर्भात अजूनही एक प्रकारे नैराश्य. एका व्यंगचित्रकाराला नोटीस आल्या आणि आम्ही लिहित होतो, बोलत होतो म्हणून आम्हाला तुरुंगात टाकलं. एकच आहे ते. एक व्यंगचित्रकार जो सरकारवर काही व्यंगात्मक भाष्य करतो. या देशाला व्यंगचित्राची फार मोठी परंपरा आहे. मग शंकर असतील, आर के लक्ष्मण असतील, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्या व्यंगचित्रातून एक साम्राज्य उभं केलं राजकारणात आणि समाजकारणात. शिवसेनेचा जन्मच मुळी व्यंगचित्रकलेतून झालेला आहे. तेव्हा हिटलरला सुद्धा आव्हान देणारा डेव्हिड लो होता. असे अनेक व्यंगचित्रकार आम्ही पाहिले. पण या देशामध्ये समाज माध्यमांवर, वृत्तपत्रामध्ये व्यंगचित्र सरकार विरुद्ध जे काढतायत त्यांना गुन्हेगार ठरवलं जात आहे. हे हिटलरच्या काळामध्ये होतं. हिटलरनं डेव्हिड लो हा व्यंगचित्रकार हिटलरच्या विरुद्ध व्यंगचित्र काढतोय टोकदार म्हणून त्याला जिंदा या मुर्दा पकडण्याचे आदेश त्याच्या सैन्याला दिले होते. आपल्या देशात यापेक्षा वेगळं काय घडतं असं मला या क्षणी दिसत नाही. भारतीय जनता पक्षाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जर एवढी चिंता असेल तर त्यांनी जे व्यंगचित्रकार आहेत त्यांच्या संदर्भात एक भूमिका घ्यायला हवी. हे नरेंद्र मोदींना कळत नाही का? ते सरकारला गळफडाचा प्रश्न काय? ही त्यांची वृत्तीच आहे. ज्या आमच्या विरुद्ध आहेत त्यांना तुरुंगात टाका तर त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करा. मुकेश चंद्रकार पत्रकार है छत्तीसगढ़ में, उनकी हत्या हुई है. उस पत्रकार ने वहाँ का जो भ्रष्टाचार है, रोड कंस्ट्रक्शन हो या और कुछ हो, वो भ्रष्टाचार को उजागर किया था. कैसे रोड का जो बिल है वो कैसा बढ़ा चढ़ाकर करोड़ों रुपए आपने
खाते में लाए हैं उस बारे में उसने। लेकिन ये तो महाराष्ट्र में भी हो रहा है ना। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मुकेश चंद्राकर की हत्या का मैं एक समांतर देखता हूं संतोष देशमुख की हत्या की तरफ। संतोष देशमुख की हत्या भी उसने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई महाराष्ट्र में, इसलिए उसकी हत्या हो गई। वो आज भी जो आका है उसके आज भी मंत्री परिषद में बैठे हैं। और मुकेश चंद्राकर की हत्या उसी वजह से हुई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और वहां बीजेपी की सरकार। इसी तरह से झारखंड में रुपेश कुमार सिंह नाम का एक पत्रकार है जो जंगल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाया। रुपेश कुमार सिंह ने वो 2 साल से 3 साल से जेल में उसको सड़ाया गया है। उसको क्या 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 सेक्शन लगाकर उसको जेल में बंद कर दिया। ये पूरे देश में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। और ये लोग कहते कि यहाँ लोकतंत्र है। ये कौन सा लोकतंत्र है? मुकेश चंद्राकर और संतोष देशमुख बीड़ महाराष्ट्र में जो 2 हत्याएं हैं, मैं उनको उसमें एक समानता देखता हूँ। दोनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी हत्या हो गई। और दोनों राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं। वो उनकी आदत है, वो नशा है उनको। चुनाव से पहले इस प्रकार के हजारों करोड़ की घोषणाएं कर, महाराष्ट्र में भी कर गए ना। जहां चुनाव है वहां प्रधानमंत्री जाते हैं, 5 साल तक कुछ करते नहीं, और चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले 1 महीना जाते हैं और ये सब घोषणाएं परियोजना की करते हैं और 5 साल तक चुप बैठते हैं। ये होता है। लेकिन दिल्ली की जनता जो है, मैं देख रहा हूं केजरीवाल जी के साथ। एक विधायक का बयान आया है, उन्होंने वीडियो बनाकर कहा है कि हर दिन यूपी में 50,000 गाय की हत्या हो रही है। और इस तरीके का बयान होने की एक तरफ जो बीजेपी है वो गाय को राजमाता का दर्जा देती है, दूसरी तरफ यूपी के एक विधायक है उनका इस तरीके से बयान आता है कि यूपी में हर दिन 50,000 गाय की हत्या। देखिए, वो जो विधायक साहब है, मैं उनका आभारी हूँ कि देश के सामने बीजेपी का असली चेहरा सामने लाया। बीजेपी के पास जो पैसा आया है बीच में, आपने देखा होगा इलेक्टोरल फंड के माध्यम से, वो स्लॉटर हाउस से भी आया है। गाय काटने वाली जो कंपनियां हैं, गोमांस निर्यात करने वाली कंपनियां हैं, उनसे भी करोड़ों रुपया बीजेपी को मिला है। तो 50,000 गाय को दर दिन यूपी में काटा जाता है और वो पैसा जो है भ्रष्टाचार का कुछ आईएएस अफसर और मंत्रियों के पास जा रहा है। और इसलिए ये जो विधायक जी है बीजेपी को दुखी है और उसने ये भी कहा है कि ये बात अगर मैं कहता हूं तो मेरी जान को खतरा है, और वो भी प्रशासन के एक बड़े अधिकारी से खतरा है कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मेरी हत्या हो जाएगी। ये बीजेपी के एक विधायक का दर्द है, उसने सच सामने लाया है। और ये लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं। ये जो गाय काटने की बातें है, उनका आभारी हूं कि देश के सामने बीजेपी का असली चेहरा सामने लाया। बीजेपी के पास जो पैसा आया है बीच में, आपने देखा होगा इलेक्टोरल फंड के माध्यम से, वो स्लॉटर हाउस से भी आया है। गाय काटने वाली जो कंपनियां हैं, गोमांस निर्यात करने वाली कंपनियां हैं, उनसे भी करोड़ों रुपया बीजेपी को मिला है। तो 50,000 गाय को दर दिन यूपी में काटा जाता है और वो पैसा जो है भ्रष्टाचार का कुछ आईएएस अफसर और मंत्रियों के पास जा रहा है। और इसलिए ये जो विधायक जी है बीजेपी को दुखी है और उसने ये भी कहा है कि ये बात अगर मैं कहता हूं तो मेरी जान को खतरा है, और वो भी प्रशासन के एक बड़े अधिकारी से खतरा है कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मेरी हत्या हो जाएगी। ये बीजेपी के एक विधायक का दर्द है, उसने सच सामने लाया है। और ये लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं। ये जो गाय काटने की बातें है, वो सिर्फ यूपी में नहीं हो रही है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं,
जहां जहां महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक सब जगह पर ये गो हत्या हो रही है, गो मांस का निर्यात हो रहा है, पैसा खा रहे हैं लोग उसमें से, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और गोमांस के निर्यात के पैसे से वो लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं और ये लोग हमको हिंदुत्ववाद सिखा रहे हैं। एसआईटी मध्ये तत्काळ दरगाह पर एक बार फिर प्रधानमंत्री की ओर से चादर चढ़ाया गया। हिंदू संगठना ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि चादर ना चढ़ाया जाए, लेकिन लगातार 11 साल से जो है वहाँ पर चादर। बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तिमत्व है वो डबल स्टैंडर्ड है। अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाना ये कोई गलत बात नहीं है, ये देश की परंपरा है, ये देश की परंपरा है, श्रद्धा का विषय है। ये कोई हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान का विषय नहीं है, वो श्रद्धा है। हम भी वहाँ गए हैं, हमारे पार्टी के तरफ से भी वहाँ चादर जाता है तो हमारे ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर वहाँ चादर चढ़ाते तो मैं उसका ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। लेकिन ये जो अपना डबल स्टैंडर्ड राजनीति है ना, वो आपको छोड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रार्थना स्थल है, प्रार्थना घर है जहाँ हिंदू मुसलमानों का कोई भेद नहीं, उसमें से एक अजमेर शरीफ दरगाह है। एसआयटी अधिकारी जवळचे आहेत वाल्मिकांचे असे फोटो निघतात व्हायरल होत आहेत। त्या संतोष देशमुख यांचा खुनाचा तपास हा निष्पक्ष पद्धतीने होत नाहीये। माझी अशी मागणी आहे, बीड मधलं संपूर्ण पोलीस खातं बरखास्त केलं पाहिजे। डीवायएसपी असतील, केज परळीचे पोलीस प्रमुख असतील, संपूर्ण पोलीस खातं ज्यांच्या नेमणुका या वाल्मिकी कराड आणि धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेवरून झालेल्या आहेत, हे संपूर्ण पोलीस खातं त्या भागातलं पोलीस स्टेशन सगळे बरखास्त करून तिथे नव्यानं नेमणुका व्हायला पाहिजेत आणि त्यानंतर हा तपास व्हायला पाहिजे। मी सुद्धा ते फोटो पाहिले। एसआयटी मध्ये जो एक अधिकारी आहे तो मुख्य आरोपीच्या गळ्यात गळा घालून गुलालांना माखलेला आहे, एकत्र अशा मिठ्या मारतायत, एकत्र आहेत। हे निष्पक्षपातीपणे तपास करणं हे अवघड आहे अशा पद्धतीने। त्याच्यामुळे बीड परळीसह के आजूबाजूला जिथे जिथे तपास सुरू आहे तिथल्या संपूर्ण पोलिसांचं, पोलीस अधिकाऱ्यांचं किंवा पोलीस स्थानकांचं सरळ तिथून त्यांना उचलायला पाहिजे, दुसऱ्या ठिकाणी न्यायला पाहिजे आणि तोपर्यंत तिकडे नवीन अधिकारी आणले पाहिजे। बीडला एक पोलीस प्रमुख नवीन आणलेले आहेत, कोणीतरी नवीन म्हणून, त्यांच्याविषयी मला काय म्हणायचं नाही, पण खाली सगळी जी उतरंड आहे ती सगळी ह्या लोकांनीच नेमलेली आहे। त्यांचेच कार्यकर्ते आहेत खाकी वर्दीमध्ये, ते काय तपास करणार? आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे, एकंदरीत 2 लाख कोटींची तूट जाणवली, त्याच्यामुळे पुन्हा लाडकी बहीण योजना। बघा, लाडकी बहीण योजना या योजनेला आमचा विरोध नाही, पण मी कालच सांगितलं की आता जी काय तपासण्या सुरू आहेत, खरं काय खोटं काय, त्यातून ज्यांना पैसे गेलेले आहेत ते पैसे परत काढून घेऊ नका। आणि नेमकं आज मी काही प्रकरणं पाहिली की ज्या लाडक्या बहिणींना पैसे दिलेले आहेत त्यांच्या खात्यातून ते पैसे परत घ्यायचा कार्यक्रम सुरू झाला। ही अत्यंत गंभीर बाब आहे। निवडणुकीच्या आधी तुम्ही पैसे दिलेत मतांसाठी, त्यांची मतं घेतलीत बहिणींची, आणि आता तुमचं काम झाल्यावर त्या बहिणींच्या खात्यातून पैसे परत काढतात काही कारणानं, तेव्हा तुम्हाला कळलं नाही का पैसे देताना त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, काही चुका आहेत, काही खोटी कागदपत्र आहेत, तेव्हा तुम्ही धडाधड पैसे दिले। राज्यामध्ये फार मोठी वित्तीय तूट आहे, राज्य आर्थिक संकटात आहे, हे आम्ही वारंवार सांगतो। या राज्यात विकासाच्या कामासाठी नव्हे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे नाही, शिक्षकांना पगार देण्यासाठी पैसे नाही आहेत। अशा वेळेला तुम्ही या तिजोरीतून उधळपट्टी करत असाल तर ते पूर्णपणे चुकीचं आहे। रक्षाबंधन आणि भाऊबीज पण नाही, काही करू शकतात। निवडणुका जिंकण्यासाठी त्याने जे हातखंडे वापरले ते आता हळूहळू उघड होत आहेत। धन्यवाद। भुजबळ यांना ठाकरे पवार एकत्र यावं
ते वादविवाद सुरू